मंच पे आदरणीय प्रिंसिपल सर, मुख्य अतिथि महोदय, वाइस प्रिंसिपल सर, डॉक्टर एसपी चौधरी सर, रत्नेश सर एवं हमारे विद्वान शिक्षक साथीगण, प्यारे छात्र छात्राओं, आज का विषय है भारतीय साक्षर नियम 2023 प्रमुख परिवर्तन। छात्रों, इससे पहले हमने देखा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय नागरिक संहिता जो आईपीसी और सीआरपीसी के रूप में परिवर्तित कर आई थी, ये भारतीय साक्षर नियम 2023 जो 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्स होने वाला है, उसके संदर्भ में हम कुछ प्रमुख परिवर्तनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फंडामेंटल चेंजेस क्या हुए। फंडामेंटल चेंजेस जो हुए हैं वह साक्षर नियम में 23 सेक्शंस को मॉडिफिकेशन किया गया है। साथ ही साथ 5 सेक्शंस रिपील किए गए हैं और एक न्यू सेक्शन जोड़ा गया है जो बेसिकली बात करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड से। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि इस साक्षर नियम और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस किए गए। स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करें तो पहला चेंजेस ये है कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो केवल 3 पार्ट में डिवाइड था और अब भारतीय साक्षर अधिनियम 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। दूसरा चेंजेस है जो हम रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पार्ट फर्स्ट में पढ़ते थे, न्यू भारतीय साक्षर अधिनियम में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट पार्ट फर्स्ट में न पढ़कर पार्ट सेकेंड में पढ़ते हैं और पार्ट फर्स्ट में केवल प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 और 2 के बारे में देखेंगे। बात करें पार्ट थर्ड की इंडियन एविडेंस एक्ट में तो पार्ट सेकेंड की बात करें तो सेक्शन 56 से लेकर के 100 तक के बारे में बताया गया है और भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 जो सेक्शन 51 से लेकर के 103 में बताया गया है। पार्ट थर्ड में किस तरीके से एविडेंस का प्रोडक्शन होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया था जो सेक्शन 101 से लेकर के 167 तक वर्णित किया गया। अगर बात करें भारतीय साक्षर अधिनियम 2023 में तो पार्ट 4 में प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस के बारे में बताया गया है। सबसे फंडामेंटल चीज ये किया गया है कि न्यू इंडियन भारतीय साक्षर अधिनियम में एक चैप्टर 12 जोड़ा गया है जो ये बताता है कि रिपील एंड सेविंग्स के बारे में। साथ ही साथ इस एक्ट में, इस अधिनियम में 2 शेड्यूल जोड़े गए हैं जो एक फंडामेंटल चेंज है। इसके पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसा नहीं था। आइए हम लोग देखते हैं बारी बारी से कि किस तरीके से इसमें किन किन सेक्शनों को मॉडिफिकेट किया गया और रिपील किया गया। तो पहला हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रिपील सेक्शन किए गए। सेक्शन 3 में रिपील किया गया जो पैरा 10 में दिया गया था इंडियन एविडेंस एक्ट में इंडिया के बारे में। इंडिया को वर्तमान भारतीय साक्षर अधिनियम में रिपील कर दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 82 जो उदाहरण करता है कि यदि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, सिग्नेचर या सील है जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस हुआ है तो उसके एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करता था, उसको रिपील कर दिया गया। साथ ही साथ सेक्शन 88 जो टेलीग्राफ, जो तार संदेश हम लोग पहले के ज़माने में भेजते थे, चूँकि अब वो डिपार्टमेंट में रह गया इस वजह से उसको रिपील कर दिया गया। बात करें अगर सेक्शन 113 जो एक कंक्लूसिव प्रूफ हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट के
के अंतर्गत अब उसको रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 166 जो पावर ऑफ जूरी और असेसर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनके द्वारा, उसको भी न्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उसको रिपील कर दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किन किन सेक्शनों में मॉडिफिकेशन किया गया है। बात करें सेक्शन 1 का, तो इसमें एक फंडामेंटल चेंज किया गया है। और सेक्शन 1 में बात की गई है कि यह कहाँ लागू होगा, तो यहाँ इंडिया के अलावा वहाँ भी लागू हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस प्रोड्यूस किया गया हो। उदाहरण के रूप में हम देखें कि यदि कोई एविडेंस जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस किया गया है उसको यदि भारत में ले आना हो तो उस संदर्भ में भी यह उसको लागू करता है। इसके बाद हम लोग जो एक फंडामेंटल चेंज हुआ था, सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में हम इंटरप्रिटेशन क्लास पढ़ते थे, अब वर्तमान में सेक्शन 2 जो डिफिनीशन क्लास के रूप में वर्णित किया गया है। सेक्शन 2 में एक फंडामेंटल चेंज है डॉक्यूमेंट की डिफिनीशन में। चूंकि वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं कि हमको इंटरनेट का भी राइट मिल चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के बारे में ये जो एक्ट अधिनियम है वो बताता है कि अब जो है डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी सम्मानित किया गया है। बात करें एविडेंस में, तो ये केस हमने देखा था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ल देसाई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी एक मौखिक साक्ष्य के रूप में कुछ शर्तों के अधीन एडमिसिबल करार दिया गया था। उसको इस अधिनियम में अस्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया है कि यदि मौखिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से साक्ष्य दिया जाता है तो वो एक ओरल एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। बात करें अगर सेक्शन 22 जो एक एक्यूज्ड के कन्फेशन के बारे में बताता है, तो सेक्शन 22 जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 24 से कोरिलेट करता है, कब कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाएगा। तो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 3 आधार पे कन्फेशन इररिलेवेंट माना जाता था, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस। लेकिन वर्तमान में एक शब्द कोअर्जन भी जोड़ा गया है, जो प्रपीड़न के आधार पर यदि कन्फेशन दिया गया है तो वो इररिलेवेंट होगा। ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है। साथ ही साथ बात करें हम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 जो को-एक्यूज्ड की कन्फेशन की रिलेवेंसी की बात करता है, जो वर्तमान अधिनियम के सेक्शन 24 में समाहित किया गया है, जिसमें एक एक्सप्लेनेशन सेकेंड जोड़ा गया है जो इस बात को बताता है कि यदि को-एक्यूज्ड का यहाँ मतलब समझने की बात है कि को-एक्यूज्ड का मतलब होता है कि यदि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं, उनका ट्रायल एक साथ किया जाता है और उसमें से किसी व्यक्ति ने कोई कन्फेशन दिया है तो उसकी रिलेवेंसी की बात करता है। अगर वर्तमान अधिनियम में एक्सप्लेनेशन सेकेंड में जोड़ा गया है कि यदि को-एक्यूज्ड जिसका ट्रायल साथ में चल रहा है और वो एब्सकॉन्डेंट है, अर्थात वह भगोड़ा घोषित है, या फिर सेक्शन 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रोक्लेमेशन की बात करता है, यदि प्रोक्लेम एक्यूज्ड है तो उसका भी कन्फेशन जो है रेलेवेंट घोषित किया गया है सेक्शन 24। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन 32 वर्तमान नागरिक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और सेक्शन 38 इंडियन एविडेंस है। इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज किया गया है कि यदि कोई भी बुक्स है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी एडमिसिबल रिलेवेंट होगा। पहले ऐसा नहीं था, तो इसका चेंजेस किए गए हैं। इसके बाद बात करें सेक्शन 51 जो जुडिशियल नोटिस के बारे में बताता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में जुडिशियल नोटिस को साबित करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग पढ़ते हैं।
और वर्तमान में जो जुडिशियल नोटिस में चेंजेस किए गए हैं वह ये चेंजेस किया गया है कि जो भी कॉलोनियल पीरियड के यूनाइटेड किंगडम से संबंधित जो विधियाँ थी उसको चेंज कर दिया गया, हटा दिया गया है। वर्तमान में अब चाहे वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो, कन्वेंशन हो, उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ कोर्ट के अलावा ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी जुडिशियल नोटिस की बात की गई। उसके बाद अगर बात करें सेक्शन 57 जो प्राइमरी एविडेंस के बारे में बताता है, इसमें पहले 4 एक्सप्लेनेशन थे और 3 एक्सप्लेनेशन को और जोड़ा गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के कब एडमिसेबल होंगे उसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही साथ एक चेंज ये है कि जो पहले हम लोग प्राइवेट और पब्लिक डॉक्यूमेंट को सेक्शन 74 और 75 में पढ़ते थे, अब पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट एक साथ समाहित किया गया है, एक ही सेक्शन में है। इसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट में फंडामेंटल चेंजेस की बात करें तो सेक्शन 166 इसमें एक बात बताई गई है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते होंगे कि यदि कोई भी सलाह जो आप पढ़ते हैं, हमारे वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देती है प्रेसिडेंट, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 166 में एक प्रोविजन जोड़ा गया है जो इस बात को बताता है कि यदि सलाह मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रेसिडेंट को दी गई तो उसके बारे में किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं किया जाए। साथ ही साथ 170 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि वर्तमान इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील किया जाता है और इसके पहले जो भी अर्थात 1 जुलाई 2024 के पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, इंक्वायरी होगा, ट्रायल होगा, वह इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत चलेगा और इसके बाद भारतीय साक्ष्य नियम 2023 को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में बहुत अपेक्षाकृत बीएसए और बीएनएसएस और बीएनएस से बहुत सारे चेंजेस नहीं किए गए हैं, कुछ मूलभूत चेंजेस किए गए हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एक चीज़ और जरूरी है कि इसमें एक सेक्शन जोड़ा गया है, सेक्शन 61, जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की, कि यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है वह न्यायालय में प्रोड्यूस किया जाता है तो न्यायालय उसको एडमिसेबल करने से मना नहीं कर सकता है। ये एक चेंज है। इसी के साथ मैं अपनी बात धन्यवाद।